जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, मान लीजिए शेक्सपियर का कोई नाटक, तो क्या हम सिर्फ कहानी पढ़ रहे होते हैं या उस दौर की राजनीति भी? और अगर कहानी भारत में अंग्रेजी राज के समय की हो तो क्या उसका मतलब बदल जाता है? बिल्कुल बदल जाता है। आज हमारे हाथ में MEG 05 ब्लॉक 8 की अध्ययन सामग्री है जो हमें इन्हीं सवालों से जूझने के लिए दो बहुत शक्तिशाली औजार देती है। पहला है उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत यानी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, और दूसरा नव इतिहासवाद या न्यू हिस्टोरिसिज्म। ये नाम सुनने में थोड़े भारी भरकम लग सकते हैं, पर आज हम इन्हें एकदम आसान भाषा में समझेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि हर कहानी के पीछे एक और कहानी छिपी होती है। सत्ता की कहानी, इतिहास की कहानी। हाँ, ये हमें उन सवालों तक ले जाते हैं जो बहुत बुनियादी हैं, जैसे इतिहास आखिर लिखता कौन है? सही। जब इतिहास लिखा जाता है तो किसकी आवाजों को जानबूझकर या अनजाने में दबा दिया जाता है? और साहित्य मतलब लिटरेचर इस पूरे पावर के खेल में खड़ा होता है। एग्जैक्टली। क्या वो पावर का साथ देता है या उसके खिलाफ एक हथियार बनता है? तो चलिए इन औजारों में से पहले वाले को उठाते हैं, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। जैसा कि नाम से लगता है, इसका ताल्लुक जरूर कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद से है, पर यह है क्या? इसका सीधा सा मतलब है, ये थ्योरी उस लिटरेचर को पढ़ती है जो औपनिवेशिक शासन के दौरान या उसके ठीक बाद लिखा गया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात यह है कि ये मानती है कि किसी देश को मान लीजिए 1947 में राजनीतिक आजादी मिल गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि उपनिवेशवाद खत्म हो गया। अच्छा। नहीं, वो सांस्कृतिक तौर पर हमारी सोच में, हमारी भाषा में आज भी जिंदा है। ये थ्योरी इसी असर की पड़ताल करती है। मतलब शासक और शासित के बीच के पावर के रिश्ते को कुरेदती है। बिल्कुल, कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के बीच। अच्छा, तो ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज की हकीकत की भी बात हुई फिर। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये किन खास चीजों पर अपना ध्यान टिकाती हैं? ये कई दिलचस्प चीजों को देखती है। जैसे अंग्रेजों ने अपनी किताबों और कहानियों में भारतीयों को, हाँ, या अफ्रीकियों को कैसे दिखाया। हाँ ये तो है। अक्सर उन्हें एग्जॉटिक यानी रहस्यमयी, पिछड़ा हुआ या फिर बच्चों जैसा दिखाया गया, जिन्हें एक सभ्य मालिक की जरूरत है। ये थियरी इस तरह के चित्रण पर सवाल उठाती है। फिर ये यूरोप केंद्रित सोच पर हमला करती है। मतलब ये मानना कि यूरोप ही दुनिया का केंद्र है। हाँ, और उन्हीं के तौर तरीके, उन्हीं का ज्ञान सबसे बेहतर है। और इन सब के अलावा ये पहचान का संकट, कल्चरल दबदबे और सबसे जरूरी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के तरीकों को समझने की कोशिश करती है। इस स्टडी मटेरियल में सबसे बड़ा नाम एडवर्ड सईद का है और उनकी किताब ओरिएंटलिज्म। ये शब्द मैंने कई बार सुना है, पर इसका ठीक मतलब क्या है? देखिए, ओरिएंटलिज्म को समझने के लिए इसे सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरा चश्मा समझिए। एक चश्मा? हाँ, एक ऐसा चश्मा जिसे पश्चिम ने बनाया है पूर्व को देखने के लिए। सईद कहते हैं कि ये सिर्फ कुछ विचार नहीं थे, ये असल में दबदबा बनाने का, हक जताने का एक तरीका था। इस चश्मे से देखने पर पूर्व मतलब दी ओरिएंट हमेशा रहस्यमयी, तर्कहीन, आलसी और आध्यात्मिक दिखता है। और पश्चिम? और पश्चिम दी ऑक्सीडेंट खुद को हमेशा तर्कसंगत, वैज्ञानिक, मेहनती और मॉडर्न दिखाता है। ये तो आज भी होता है। जब हम हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं कि भारत को सिर्फ पीले रंग के फिल्टर, भीड़-भाड़ और आध्यात्मिकता से दिखाया जाता है, या किसी मध्य पूर्वी देश को सिर्फ रेगिस्तान और आतंकवादियों से। बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो सईद का सबसे बड़ा पॉइंट है। ये सिर्फ एक साहित्यिक चीज नहीं थी, इसका सीधा राजनीतिक मकसद था। क्या मकसद? ये चित्रण अंग्रेजी या फ्रांसीसी शासन को नैतिक रूप से सही ठहराने के काम आता था। अगर आप ये साबित कर दें कि कोई कौम खुद पर शासन करने के काबिल ही नहीं है, तो उन पर राज करना आपकी सभ्य बनाने की जिम्मेदारी बन जाती है। व्हाइट मैन्स बर्डन। वही। और यही सईद कहते हैं कि ज्ञान कभी भी मासूम या न्यूट्रल नहीं होता। ज्ञान और शक्ति का चोली दामन का साथ है। जिसने ज्ञान को कंट्रोल कर लिया, उसने असल में सत्ता को कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों ने सिर्फ हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ज्ञान पर भी कब्जा कर लिया था। ये बताकर कि सही इतिहास क्या है, सही साहित्य क्या है और सही तरीके से सोचना क्या होता है। हाँ। लेकिन क्या इस कब्जे के खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं हुआ? मुझे लगता है कि अगला नाम होमी के भाभा इसी प्रतिरोध की बात करते हैं ना। हाँ,
भाभा इस बातचीत को और भी ज्यादा दिलचस्प और जटिल बना देते हैं। वो सीधे सीधे टकराव की जगह बीच के रास्तों की बात करते हैं। उनका एक बहुत मशहूर आइडिया है हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी यानी संकरता। जी, इसका मतलब है कि औपनिवेशिक माहौल में जो नई पहचान बनती है वो न तो 100% अंग्रेजी होती है और ना ही 100% हिंदुस्तानी। अच्छा, वो एक खिचड़ी होती है, एक मिश्रण, जैसे हमारी आज की भाषा। हिंग्लिश। हाँ, हिंग्लिश। हम अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करते हैं लेकिन अपने लहजे में, अपने मतलब के लिए। ये जो मिक्सिंग है ये अपने आप में शासक के उस दावे को कमजोर करती है कि उनका कल्चर शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ है। और उनका दूसरा आइडिया मिमिक्री यानी नकल। ये तो और भी मजेदार लगता है। पहली नजर में लगता है कि नकल करना तो गुलामी की निशानी है। सतह पर तो यही लगता है, लेकिन भाभा इसकी गहराई में जाते हैं। मिमिक्री का मतलब है जब गुलाम बनाए गए लोग शासकों की भाषा, उनके कपड़े, उनके व्यवहार की नकल करते हैं। अंग्रेज चाहते भी यही थे कि भारतीय क्लर्क अंग्रेजों जैसे दिखें, सोचें, पर वो कभी असली अंग्रेज न बने। वो हमेशा एक कॉपी ही रहे। अच्छा। भाभा कहते हैं कि ये जो नकल है वो ऑलमोस्ट द सेम बट नॉट क्वाइट होती है। लगभग वैसी ही पर पूरी तरह से नहीं। हाँ, वाह, लगभग वैसी ही पर पूरी तरह से नहीं। इसी में सारा खेल छिपा है। बिल्कुल। यही पूरी तरह से नहीं वाला हिस्सा सत्ता का मजाक बना देता है। ये एक तरह का व्यंग्य है जो नकल के पर्दे के पीछे छिपा है। कोई उदाहरण? जैसे कोई कर्मचारी अपने बॉस की तरह ही कपड़े पहनने लगे लेकिन अपनी टाई हमेशा थोड़ी टेढ़ी पहने। हाँ। तो वो एक तरह से सम्मान भी दिखा रहा है और मजाक भी उड़ा रहा है। ये अधूरापन, ये जरा सा फर्क शासक के अधिकार को अनिश्चित बना देता है, उसे एक पैरोडी जैसा बना देता है। ये प्रतिरोध का एक बहुत ही सूक्ष्म तरीका है। बिल्कुल। ये तो कमाल का आइडिया है। यानी नकल करना भी एक तरह का हथियार बन सकता है। हाँ। मैंने इसे कभी इस तरह से नहीं सोचा था। और फिर एक और बहुत ही शक्तिशाली सवाल आता है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का। क्या सबाल्टन बोल सकता है? पहले तो ये बताएं कि ये सबाल्टन कौन है? सबाल्टन समाज का वो सबसे दबा कुचला, हाशिए पर पड़ा इंसान है जिसकी आवाज सत्ता के गलियारों तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। जैसे ये वो औरत हो सकती है, वो दलित हो सकता है, वो आदिवासी हो सकता है, जिसकी कहानी कोई नहीं सुनता। अच्छा। स्पिवाक का सवाल बहुत गहरा है। वो कहती हैं कि इस तबके की आवाज को हमारा पूरा सिस्टम ही दबा देता है। और मुश्किल ये है कि जब कोई पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी या कोई एक्टिविस्ट उनकी तरफ से उनके बारे में बोलता है तब भी वो उनकी अपनी आवाज नहीं होती। वो एक तरह का प्रतिनिधित्व होता है, रिप्रेजेंटेशन। मतलब उनकी आवाज किसी और की आवाज के शोर में खो जाती है। स्पिवाक ये कह रही हैं कि किसी के बारे में बोलना और किसी की जगह से बोलना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एकदम। और ये एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा खड़ी करता है। वो कैसे? अगर वो बोल नहीं सकते और हम उनके लिए बोलते हैं तो हम उनकी आवाज को और दबा देते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? स्पिवाक कोई आसान जवाब नहीं देती, लेकिन वो हमें इस समस्या के प्रति सचेत करती हैं। तो इस थ्योरी ने दुनिया को देखने का एक नया नजरिया तो दिया, पर क्या इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं जिनकी आलोचना होती हो? हाँ, बिल्कुल होती है। कुछ आलोचक कहते हैं कि ये थ्योरी कभी-कभी बहुत ज्यादा अकादमिक और मुश्किल हो जाती है। अच्छा। ये टेक्स्ट और डिस्कोर्स, मतलब लिखित चीजों और बातचीत पर इतना जोर देती है कि कई बार जमीनी हकीकत, जैसे कि आर्थिक शोषण और रोजमर्रा की हिंसा, उसको नजरअंदाज कर देती है। हाँ, और इसमें एक खतरा ये भी है कि ये थ्योरी खुद उन्हीं लोगों की आवाज बनने की कोशिश करने लगती है जिनके लिए वो बात कर रही है। मतलब जिस समस्या की बात स्पिवाक ने की थी, हम घूम फिरकर वहीं वापस आ जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी हमें सिखाती है कि कैसे सत्ता और साम्राज्य साहित्य के मतलब को गढ़ते हैं, खासकर औपनिवेशिक संदर्भ में। जी। लेकिन क्या ये सिर्फ कॉलोनियों में ही सच है, या किसी भी दौर का साहित्य अपने समय की सत्ता से इसी तरह जुड़ा होता है? मुझे लगता है यहीं पर हमारा दूसरा सिद्धांत, न्यू हिस्टोरिसिज्म, तस्वीर में आता है। बहुत बढ़िया ट्रांजिशन है ये। न्यू हिस्टोरिसिज्म का भी रिश्ता इतिहास और साहित्य से है, पर उसका दायरा अलग है। इसका मूल मंत्र है, साहित्य ऐतिहासिक होता है और इतिहास साहित्यिक होता है। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इतिहास साहित्यिक होता है, इसका क्या मतलब? इतिहास तो तथ्यों पर आधारित होता है ना? यही वो सोच है जिसे न्यू हिस्टोरिसिज्म चुनौती देता है।
वो कहते हैं कि जिसे हम इतिहास कहते हैं वो भी तो किसी ने लिखा ही है ना। हाँ, ये तो है। वो कोई ऊपर से उतरी हुई सच्चाई नहीं है, वो भी एक कहानी है, एक नैरेटिव है जिसे किसी खास नजरिए से लिखा गया है। जैसे हम एक ही घटना के बारे में 2 अलग-अलग अखबारों में पढ़ें तो हमें 2 अलग कहानियां मिलती हैं। बिल्कुल, तो इतिहास भी एक तरह का टेक्स्ट ही है और दूसरी तरफ साहित्य हमेशा अपने इतिहास से पैदा होता है। मतलब आप शेक्सपियर के नाटक को 16वीं सदी के इंग्लैंड को समझे बिना पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी किताब को समझने के लिए हमें सिर्फ उस किताब को नहीं बल्कि उस दौर की हर छोटी बड़ी चीज को देखना पड़ेगा। बिल्कुल, यही न्यू हिस्टोरिसिज्म का तरीका है। वो एक साहित्यिक टेक्स्ट, मान लीजिए एक कविता, हाँ, के साथ साथ उसी दौर के गैर साहित्यिक दस्तावेजों को भी पढ़ते हैं। जैसे कोई कानूनी दस्तावेज, किसी डॉक्टर की डायरी, किसी पागलखाने का रिकॉर्ड या बाजार में बिकने वाला कोई इश्तिहार। वो इन सबको बराबर की अहमियत देते हैं और एक साथ रखकर पढ़ते हैं ताकि उस दौर की पूरी तस्वीर, उसका पूरा ताना बाना समझ सकें। इस थियरी में स्टीफन ग्रीनब्लैट का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका खास योगदान क्या है? ग्रीनब्लैट ने मिशेल फुको जैसे विचारक से पावर और डिस्कोर्स के आइडियाज लिए। उनका कहना है कि पावर सिर्फ राजा या सरकार के हाथ में नहीं होती, पावर हर जगह है। हमारी भाषा में, हमारे स्कूलों में, हमारे रीति रिवाजों में। हाँ, बिल्कुल। और साहित्य इस पार के खेल से अलग नहीं है। साहित्य सिर्फ अपनी समाज का आईना नहीं होता, वो समाज को बनाने में, उसके नियम कायदे गढ़ने में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है कि साहित्य खुद सत्ता का एक औजार हो सकता है। हाँ, और ग्रीनब्लैट ने एक और बहुत मशहूर आइडिया दिया, सेल्फ फैशनिंग का। सेल्फ फैशनिंग? इसका मतलब है कि कोई भी इंसान अपनी पहचान खुद से अकेले में नहीं बनाता। हम अपनी पहचान अपने दौर के कल्चरल माहौल और सत्ता की उम्मीदों के हिसाब से गढ़ते हैं या फैशन करते हैं। क्या इसका कोई आज के जमाने का उदाहरण हो सकता है? जरूर। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज हम इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए अपनी पहचान फैशन करते हैं। अच्छा। हम अपनी जिंदगी के वही हिस्से दिखाते हैं, वैसी तस्वीरें डालते हैं जो उस प्लेटफॉर्म के कल्चर में कूल या सफल मानी जाती हैं। हाँ, सही बात है। हम एक तरह का ऑनलाइन सेल्फ बना रहे होते हैं। बिल्कुल। ग्रीनब्लैट यही बात 16वीं सदी के इंग्लैंड के लोगों के लिए कह रहे थे। तो जब हम शेक्सपियर के किसी किरदार का विश्लेषण करते हैं तो हम सिर्फ एक काल्पनिक इंसान को नहीं समझ रहे होते, बल्कि ये भी देख रहे होते हैं कि उस दौर में पहचान कैसे बनाई और दिखाई जाती थी। तो फिर इस थ्योरी की भी कुछ आलोचना होती होगी, जैसे कुछ लोग कहें कि ये एक खूबसूरत कविता को सिर्फ इतिहास का एक सबूत बनाकर छोड़ देती है। हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। आलोचक कहते हैं कि ये कभी-कभी साहित्य के कलात्मक मूल्य, उसकी सुंदरता, उसकी बनावट, इन सब की अनदेखी कर देता है। एक कविता सिर्फ अपने समय का दस्तावेज नहीं है, वो अपने आप में एक कलाकृति भी है। तो इस पर कलात्मकता को नजरअंदाज करने का आरोप अक्सर लगता है। तो अब अगर हम इन दोनों सिद्धांतों को साथ रखकर देखें तो इनमें क्या फर्क और क्या समानताएं हैं? दोनों ही इतिहास और शक्ति की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बड़ा फर्क उनके फोकस का है। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का सारा ध्यान साम्राज्य, नस्ल और उपनिवेशक उपनिवेशित के रिश्ते पर होता है। उसका कैनवस ग्लोबल है। और न्यू हिस्टोरिसिज्म? जबकि न्यू हिस्टोरिसिज्म का ध्यान किसी भी दौर की शक्ति संरचनाओं पर हो सकता है। वो अक्सर पश्चिमी इतिहास जैसे पुनर्जागरण काल के इंग्लैंड पर ज्यादा काम करते हैं। और समानता वो क्या है जो दोनों को एक ही धागे में पिरोती है? सबसे बड़ी समानता ये है कि दोनों ही इस विचार को पूरी तरह से खारिज करते हैं कि किसी टेक्स्ट का कोई एक सच्चा या ऑब्जेक्टिव मतलब हो सकता है। अच्छा। दोनों मानते हैं कि साहित्य कोई बंद डिब्बा नहीं है, उसका मतलब हमेशा उसके बाहरी संदर्भों से मिलकर बनता है। चाहे वो संदर्भ औपनिवेशिक हो जैसा पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी मानती है, या फिर ऐतिहासिक जैसा न्यू हिस्टोरिसिज्म मानता है। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो, एक निचोड़, तो वो क्या होगा? सार ये है कि ये दोनों सिद्धांत हमें साहित्य को सिर्फ मनोरंजन या कला की चीज मानने से रोकते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हर कहानी, हर कविता अपने समय और अपनी राजनीति की पैदाइश होती है। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी उन छिपी हुई ताकतों को उजागर करती है जो आज भी हमारी सोच पर असर डाल रही हैं।
और न्यू हिस्टोरिसिज्म? वहीं न्यू हिस्टोरिसिज्म हमें दिखाता है कि कैसे कहानियां इतिहास बनाती हैं और इतिहास खुद कहानियों से बनता है। ये दोनों हमें ज्यादा सजग और क्रिटिकल पाठक बनाते हैं। वाकई आज की ये बातचीत साहित्य और इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देती है। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि हम एक पूरे सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास के साथ संवाद कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। क्या सवाल? अगर साहित्य और इतिहास दोनों को शक्ति और विचारधारा से गढ़ा जाता है, जैसा कि ये दोनों सिद्धांत कहते हैं, तो क्या हम कभी किसी एक निष्पक्ष सच्चाई तक पहुंच भी सकते हैं? या फिर हम हमेशा के लिए अलग-अलग नजरियों और व्याख्याओं के एक महासागर में ही तैरते रहेंगे?